हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जो ICD-10 में उसका हम चैप्टर 5 यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर वाले इस टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके हम यहाँ पे गाइडलाइंस डिस्कस करेंगे और साथ में हम यहाँ पे जानेंगे कि इससे रिलेटेड सिनेरियोज को हम यहाँ पे कैसे सोल्व करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन है इसकी, पेन डिसऑर्डर रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, तो ये गाइडलाइन हमारी क्या बोलती है कि अगर पेशेंट को यहाँ पे कोई सा पेन का डिसऑर्डर है या फिर उसको क्रोनिक पेन है या एक्यूट पेन है, ठीक है, और साथ में क्या उसको साइकोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये जो उसको पेन हो रहा है वो अगर उस साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हो रहा है या फिर उसको पेन है और साथ में साइकोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। तो अगर जो हमारा पेन है वो एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल कंडीशन रहेगा तो हम यहाँ पे क्या उस कंडीशन में F45.41 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी नेक्स्ट क्या है, अभी इसके साथ में हम यहाँ पे क्या G89 कैटेगरी को हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो कोड है इसने बता के रखा है कि ये जो हमारा पेन है वो हमारा क्या एक्सक्लूसिवली मतलब उस साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से ही है। तो हम यहाँ पे G89 कैटेगरी का कोड हम यहाँ पे नहीं करेंगे। आप इस वाले कोड के नीचे यहाँ पे एक्सक्लूड वन नोट भी देख सकते हैं, जिसमें कि लिखा हुआ है कि हम इस वाले जो कोड है F45.41 इसके साथ में हम यहाँ पे G89 सीरीज वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, जबकि पेशेंट को यहाँ पे क्या पेन डिसऑर्डर है, ठीक है, और साथ में कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, ठीक है, देन ऐसा नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है कि ये जो पेन है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे F45.42 पेन डिसऑर्डर विद रिलेटेड साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन इसके साथ में हम यहाँ पे क्या G89 सीरीज वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि उसको कौन सा पेन डिसऑर्डर है, अक्यूट पेन है या फिर क्रोनिक पेन है, ठीक है। तो आपको इस गाइडलाइन में यही समझना है कि अगर पेशेंट को साइकोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि उसको साथ में पेन है तो वो पेन हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से ही है ओनली, या फिर उसको पेन भी है और साइकोलॉजिकल फैक्टर दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइन है मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पेशेंट को मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर हमें यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, किसकी वजह से, साइकोएक्टिव सब्सटेंस की यूज़ की वजह से, तो इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे गाइडलाइन देखने को मिल जाएगी। तो ये गाइडलाइन है इन रेमिशन, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे F10 से लेके F19 तक ये हमारी कैटेगरी है साइकोएक्टिव सब्सटेंस का हमारे यहाँ पे यूज़, अब्यूज़ और डिपेंडेंस के लिए, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास यहाँ पे 4th एंड 5th डिजिट रहेगी हमारी 1121 एंड 91, ठीक है। तो ये जो हमारी 4th एंड 5th डिजिट है हमारी बताती है यूज़, अब्यूज़ और डिपेंडेंस किसका, हमारा साइकोएक्टिव सब्सटेंस का, जैसे कि हमारा टोबैको हो गया, कोई सी ड्रग्स हो गई, अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो अभी गाइडलाइन क्या बोलती है कि ये जो हमारा कोड है इन रेमिशन के, ठीक है, तो इन रेमिशन वाले कोड हमें तभी यूज़ करना है जबकि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है, प्रोवाइडर का डॉक्यूमेंट, वो क्लियरली मेंशन करेगा कि पेशेंट इज़ इन रेमिशन, ठीक है। हमें अपना यहाँ पे कोई अपनी साइड से दिमाग नहीं लगाना है सिम्टम के अकॉर्डिंग। जब तक कि यहाँ पे प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा इन रेमिशन का, तब तक हम यहाँ पे इन रेमिशन वाले कोड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट गाइडलाइन क्या है कि माइल्ड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सिनेरियो में मेंशन है कि माइल्ड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ठीक है, तो अगर सब्सटेंस का माइल्डली यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब कभी कभार यहाँ पे मतलब पेशेंट अगर यूज़ कर ले रहा है किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या उसको एज अ अब्यूज मान के हम यहाँ पे इसकी कोडिंग करेंगे। जैसे कि इन्होंने बताया सस्टेन्ड रिमिशन आर क्लासिफाइड टू द अप्रोप्रिएट कोड फॉर सब्सटेंस अब्यूज इन रेमिशन, ठीक है। तो अगर माइल्ड सब्सटेंस का यहाँ पे यूज़ कर रहा है इन सस्टेन्ड रिमिशन में, ठीक है, अर्ली और सस्टेन्ड रिमिशन में, तो हम यहाँ पे सब्सटेंस अब्यूज़ वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। वहीं अगर पेशेंट यहाँ पे मॉडरेटली या फिर सीवियर सब्सटेंस का यूज़ कर रहा है, ठीक है, जैसे कि जो स्मोकर लोग रहते हैं, जो एल्कोहल के एल्कोहलिज्म वाले जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो कंडीशन रहती है, तो वो हमारे किस में आता है, मॉडरेट और सीवियर सब्सटेंस यूज़ में, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम यहाँ पे क्या एज ए डिपेंडेंस मान के हम यहाँ पे उसकी कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर ये हमारी डिपेंडेंस रहेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या सब्सटेंस डिपेंडेंस इन रेमिशन वाला जो कोड है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एज पर द प्रोवाइडर डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट है साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज, अब्यूज एंड डिपेंडेंस, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि हमें यहाँ पे क्या है, हायरार्की यहाँ पे फॉलो करनी है, ठीक है। तो हायरार्की, हाँ, सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारा हायरार्की में आता क्या है। हमारा आता है यूज, अब्यूज एंड डिपेंडेंस, ठीक है। तो हायरार्की में हमारा सबसे नीचे आता है वो हमारा यूज आता है, ठीक है। उसके आगे मतलब उससे बड़ा हमारा यहाँ पे अब्यूज है, देन उसके लास्ट में जो सबसे बड़ा है हमारा डिपेंडेंस है, ठीक है। तो ये गाइडलाइन हमारी क्या बोलती है कि यूज, अब्यूज एंड डिपेंडेंस अगर ये
तीनों या फिर दोनों अगर हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या ओनली जो हमारा हायरार्की में सबसे ऊपर आता है, जो सबसे बड़ा है, उसी को हम यहाँ पे कोट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इन्होंने बता के रखा है कि अगर यहाँ पे क्या यूज और अब्यूज दोनों अगर डॉक्यूमेंट में मेंशन रहेंगे तो हम यहाँ पे क्या ओनली अब्यूज को कोट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अब्यूज जो है हमारा यूज से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। देन वैसे यहाँ पे अब्यूज और डिपेंडेंस रहेगा तो हम यहाँ पे क्या ओनली डिपेंडेंस को कोट करेंगे, क्योंकि डिपेंडेंस हमारा अब्यूज से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। वैसे अगर यूज, अब्यूज एंड डिपेंडेंस तीनों अगर डॉक्यूमेंट में रहेंगे तब भी हम यहाँ पे क्या ओनली डिपेंडेंस को कोट करेंगे, क्योंकि डिपेंडेंस इन दोनों से ज़्यादा बड़ा है। देन लास्ट में अगर यहाँ पे यूज एंड डिपेंडेंस दोनों मेंशन है तो हम यहाँ पे ओनली डिपेंडेंस को कोट करेंगे। नेक्स्ट गाइडलाइन है साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज अनस्पेसिफाइड, ठीक है। तो साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज अनस्पेसिफाइड, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी बता के रखी है F10 से लेके F19, जो कि हमने अभी भी डिस्कस करी थी, ठीक है। तो जो हमारा यूज अनस्पेसिफाइड वाला जो कोड है, ठीक है, उसका जो 4th डिजिट रहेगा हमारा यहाँ पे क्या 9 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये गाइडलाइन क्या बोलती है कि ये जो हमारा कोड है साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज, ठीक है, ये वाला कोड हमें तब यूज़ करना है जबकि यहाँ पे क्या प्रोवाइडर का डॉक्यूमेंटेशन हो। प्रोवाइडर डॉक्यूमेंट करता है कि यहाँ पे साइको एक्टिव सब्सटेंस का यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। या फिर कब यूज़ करेंगे? जबकि यहाँ पे ये जो साइको एक्टिव सब्सटेंस का यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से अगर हम यहाँ पे कोई सी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन यहाँ पे इसकी वजह से हो रहा है, स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, या फिर और मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर अगर हमारे यहाँ पे होते हैं साइको एक्टिव सब्सटेंस के यूज़ की वजह से, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या ये वाला जो कोड है F10 से लेकर हमारी F19 कैटेगरी वाले ये वाले कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। या फिर जो हमारा टेबुलर लिस्ट है वो हमारा यहाँ पे क्या एक रिलेशनशिप यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि जो हमारी रेस्पिरेटरी कंडीशन रहती है, ठीक है, जिसमें कि हमारे यहाँ पे ये जो सब्सटेंस हमारे यूज़ होते हैं, ठीक है, साइकोएक्टिव सब्सटेंस, जैसे कि हमारे यहाँ पे टोबैको यूज़ कर रहा है पेशेंट, ठीक है, या फिर अल्कोहल ले रहा है, ठीक है, जो कि हमारे क्या उस कंडीशन को यहाँ पे क्या मतलब चेंज कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हमारे यहाँ पे किसी कोड के नीचे स्पेसिफाइड है कि हमें यहाँ पे क्या साइकोएक्टिव सब्सटेंस वाले यूज़ का जो कोड है ये वाला कोड हमें यहाँ पे यूज़ करना है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे ये वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सिनेरियो में उन्होंने बता के रखा है कि पेशेंट इज 70 ईयर्स ओल्ड एंड हैज़ डिमेंशिया विद डेलीरियम, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को डिमेंशिया विद डेलीरियम है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो डेलीरियम है वो किसकी वजह से, डिमेंशिया की वजह से है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या डिमेंशिया का जो कोड है F03.90 इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, और जो डेलीरियम का जो कोड है, ठीक है, इसका हम यहाँ पे जो NOS वाला जो कोड है, ठीक है, डिपोर्ट जो कोड है डेलीरियम का, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ ना करके F05 वाला कोड यूज़ करेंगे, जो कि हमें यहाँ पे बताता है कि डेलीरियम ड्यू टू अदर कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ER फिजिशियन डॉक्यूमेंट्स डेली अल्कोहल यूज, द अटेंडिंग डॉक्यूमेंट्स अल्कोहल अब्यूज ऑन डिस्चार्ज समरी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बता कर रखा है कि पहले तो यहाँ पे पेशेंट क्या अल्कोहल यूज़ करता है, देन दूसरे का यहाँ पे बता कर रखा है अल्कोहल अब्यूज़ है, ठीक है। तो हमने इसके रिगार्डिंग अभी गाइडलाइन डिस्कस करी है, जबकि यूज़ और अब्यूज़ दोनों डॉक्यूमेंट रहेगा तो हम यहाँ पे क्या ओनली अब्यूज़ वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अल्कोहल अब्यूज़ का कोड चेक करोगे तो यहाँ पे कोड है F10.10। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेशेंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस करंटली इन रेमिशन, ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ पे क्या अल्कोहल डिपेंडेंस की यहाँ पे हिस्ट्री है, ठीक है, वो अभी क्या रिमिशन में है, ठीक है। तो अभी इसके रिगार्डिंग भी गाइडलाइन है कि जो हमारा अल्कोहल है, ठीक है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या कोई सा हिस्ट्री कोड नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे क्या इन रेमिशन वाला कोड हम यहाँ पे इसकी जगह पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल डिपेंडेंस की पर्सनल हिस्ट्री के लिए हम यहाँ पे क्या F10.21 ये वाला जो कोड है अल्कोहल डिपेंडेंस इन रेमिशन, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेशेंट इज रिसीविंग बिहेवियरल थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक पेन सिंड्रोम विथ एसोसिएटेड साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे पेशेंट जो है बिहेवियरल थेरेपी ले रहा है किसके ट्रीटमेंट के लिए, क्रोनिक पेन सिंड्रोम के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे पेशेंट को क्या क्रोनिक पेन सिंड्रोम है, ठीक है। आगे उन्होंने बताया कि विथ एसोसिएटेड साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, और साथ में क्या उसको साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हैं साथ में, ठीक है। तो अभी इसके रिगार्डिंग हमने गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि यहाँ पे अगर पेशेंट को कोई सा पेन डिसऑर्डर है, ठीक है, और साथ में साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो कोड है F45.42 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन इसके बाद में जिस भी टाइप का हमारा यहाँ पे पेन है, ठीक है, पेन डिसऑर्डर है, उसको हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पे क्या पेन डिसऑर्डर कौन सा है, क्रोनिक पेन सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे G89.4 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट क्या बिहेवियरल थेरेपी ले रहा है पेन डिसऑर्डर के लिए, ठीक है। देन इसके बाद में हम यहाँ पे जो कोड है F45.42 ये वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे F45 जो हमारा
4-1 वाला जो कोड है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया क्योंकि ये वाला कोड हम तब यूज़ करते हैं जबकि ये जो पेन है इसको वो हमारा क्या इस साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होता, तब जाके हम यहाँ पे F45.41 वाला कोड यूज़ करते। नेक्स्ट गाइडलाइन है मेडिकल कंडीशन ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज अब्यूज एंड डिपेंडेंस, ठीक है। तो ये जो हमारी गाइडलाइन है वो हमारी ये बोलती है कि अगर साइकोएक्टिव सब्सटेंस के यूज़ अब्यूज़ या फिर डिपेंडेंस की वजह से अगर कोई सी मेडिकल कंडीशन बनती है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है, ठीक है। तो अभी अगर ऐसी कंडीशन रहती है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का यहाँ पे यूज़ अब्यूज़ और डिपेंडेंस हो रहा है, जैसे कि हमारा अल्कोहल हो सकता है, हमारा निकोटीन हो सकता है, हमारे या फिर किसी पार्टिकुलर ड्रग ओपिएट्स वगैरह का यहाँ पे पेशेंट यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से अगर कुछ मेडिकल कंडीशन यहाँ पे अगर होगी तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारी मेडिकल कंडीशन है उसको हम यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे। देन इसके बाद में, ठीक है, जो भी हमारा यहाँ पे अल्कोहल यूज़ अब्यूज़ या फिर डिपेंडेंस है जो कि हमारा डॉक्यूमेंट है उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे पेशेंट को क्या अल्कोहलिक पेंक्रेटाइटिस है ड्यू टू अल्कोहल डिपेंडेंस, ठीक है। तो अल्कोहल डिपेंडेंस की वजह से यहाँ पे पेशेंट को अल्कोहलिक पेंक्रेटाइटिस हो गया है, ठीक है। तो भी इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा कोड है K85.2 अल्कोहल इंड्यूस्ड एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, ये वाला कोड यूज़ करेंगे। देन इसके बाद में हम यहाँ पे कौन सा पेशेंट क्या कर रहा था, अल्कोहल डिपेंडेंस यहाँ पे पेशेंट को है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अल्कोहल डिपेंडेंस वाला जो कोड है F10.20 अल्कोहल डिपेंडेंस अनकॉम्प्लिकेटेड, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे उन्होंने आगे एक चीज़ और बताई है कि यहाँ पे क्या ये जो अल्कोहल डिपेंडेंस वाला जो कोड है, ठीक है, F10.20 इसको यहाँ पे क्या ये जो अनकॉम्प्लिकेटेड वाला कोड है ये वाला कोड हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ना कि F10.288 अल्कोहल डिपेंडेंस विद अदर अल्कोहल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा कोड है K85.2 और हमारा F10.20 ये हमारा दोनों कोड एक दूसरे की कंडीशन को जस्टिफाई कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या F10.288 ये वाला कोड यूज़ ना करते हुए हम यहाँ पे ओनली F10.20 वाला कोड यूज़ करेंगे। अभी नेक्स्ट गाइडलाइन देख लेते हैं, ब्लड अल्कोहल लेवल, ठीक है। तो ब्लड अल्कोहल लेवल ये गाइडलाइन हमारी क्या बोलती है कि अगर हमारे यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंटेशन में ब्लड अल्कोहल लेवल अगर हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और साथ में अगर यहाँ पे पेशेंट को F10 जो हमारी कैटेगरी है, ठीक है, अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर वाली, इस कैटेगरी के रिलेटेड कोई सी डायग्नोसिस अगर हमारे यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे क्या जो ब्लड अल्कोहल लेवल वाला जो कोड है हमारा Y90 कैटेगरी से, ठीक है, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे दो ही कंडीशन चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या F10 कैटेगरी से हमारे यहाँ पे कोड जाना चाहिए, और दूसरा जो ब्लड अल्कोहल लेवल है ये हमारा क्या क्लियरली डॉक्यूमेंट होना चाहिए हमारे पेशेंट चार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइन है फैक्टिशियस डिसऑर्डर, ठीक है। तो फैक्टिशियस डिसऑर्डर का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है, कुछ कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशन रहती है जबकि पेशेंट क्या करता है, सिंपैथी लेने के लिए, लोगों का अटेंशन लेने के लिए, लोगों का प्यार लेने के लिए वो क्या करता है, फाल्सीफाई, मतलब कि कुछ कंडीशन ऐसी कोस कर लेता है जैसे कि खुद को यहाँ पे हार्म कर लेगा, ठीक है, या फिर कुछ फाल्स झूठे मूठे किसी यहाँ पे सिम्टम बताने लगता है, ठीक है, किसके लिए, ताकि उसको क्या सिंपैथी मिल सके, अटेंशन मिल सके, ठीक है। तो ये हमारा क्या फैक्टिशियस डिसऑर्डर कहलाता है, ठीक है। अभी फैक्टिशियस डिसऑर्डर के भी हमारे पास यहाँ पे दो टाइप है, ठीक है। एक है हमारा फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन सेल्फ, ठीक है, जिसको कि हम यहाँ पे क्या मुंचौसियन सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, ये जो फैक्टिशियस डिसऑर्डर रहता है ये क्या ये खुद के ऊपर यहाँ पे अप्लाई करता है, ठीक है, मतलब खुद में ऐसे झूठे मूठ के यहाँ पे सिम्टम बना लेगा या फिर किसी कंडीशन यहाँ पे कोस कर लेता है जिससे कि वो यहाँ पे क्या अटेंशन और सिंपैथी यहाँ पे गेन कर सके, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है कि फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन सेल्फ, मतलब उसने खुद पे यहाँ पे ये सब कंडीशन बनाई है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो हम यहाँ पे F68.1 कैटेगरी का जो हमारा कोड है फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन सेल्फ, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा मोनोचैन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी, जिसको कि हम यहाँ पे क्या MSBP बोलते हैं, ठीक है। बाय प्रॉक्सी का मतलब यहाँ पे क्या ये जो कंडीशन अभी हमने डिस्कस की थी, ठीक है, ये अगर किसी और विक्टिम पे अगर यहाँ पे अप्लाई की जाती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करेगा ये जो परपरेटर है, ठीक है, मतलब जो केयर टेकर है जो कि ये कंडीशन कोस कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई पेशेंट है जो किसी बच्चे की या फिर किसी एडल्ट की, ठीक है, यहाँ पे केयर करता है, ठीक है। तो ये जो केयर टेकर है वो यहाँ पे क्या करेगा, वो जिसकी केयर करता है, मतलब किसी बच्चे की अगर यहाँ पे एग्जांपल के लिए केयर करता है तो उसमें यहाँ पे क्या झूठ मूठ के यहाँ पे सिस्टम कोस बताएगा या फिर कोई सी कंडीशन यहाँ पे उसको कोस कर देगा जिससे कि यहाँ पे क्या वो लोगों का अटेंशन ले सके,
और यहाँ पे क्या सिंपैथी गेन कर सके, ठीक है। तो अगर किसी और बंदे पे अगर यहाँ पे फैक्टिशियस डिसऑर्डर यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये जो हमारा कोड है F68.A फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन अदर, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी ये जो हमारा कोड है ये हमारा किसके बिहाफ में जाएगा, हमारा हमारा जो परपेट्रेटर है, ठीक है। परपेट्रेटर का मतलब होता है हमारा ये कंडीशन किसने कोस करी, ठीक है। तो हमारे ये कंडीशन किसने कोस करी, यहाँ पे हमारे एग्जांपल में केयर टेकर ने, ठीक है। तो हम यहाँ पे केयर टेकर के रिकॉर्ड में ये जो हमारा कोड है F68.A ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे क्या ये जो विक्टिम है, विक्टिम मतलब जिसपे यहाँ पे इसने ये डिसऑर्डर कोस किया है, मतलब कंडीशन बताई है, ठीक है। उसके डायग्नोसिस में हम यहाँ पे क्या, उसके रिकॉर्ड में हम यहाँ पे क्या T74 या फिर T76 इसके वाली कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे बेस्ड ऑन कि हमारा कंफर्म्ड केस है या फिर सस्पेक्टेड केस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डिमेंशिया, ठीक है। तो डिमेंशिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि यहाँ पे क्या पेशेंट की क्या कॉग्निटिव एबिलिटी यहाँ पे क्या लूज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जिस पेशेंट को यहाँ पे क्या थिंकिंग नहीं कर पाता है पेशेंट, रीजनिंग यहाँ पे उसकी बेकार हो जाती है, और यहाँ पे पेशेंट जो रहता है रिमेंबरिंग यहाँ पे किसी चीज़ को नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्या डिमेंशिया बोलते हैं। अब ये जो हमारी डिमेंशिया की जो कंडीशन है, ठीक है, वो हमारे क्या बहुत सारी अदर कंडीशन की वजह से होती है, जैसे कि हमारा अल्जाइमर हो गया, ठीक है। तो अभी इसके लिए हमें यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन कोड्स हम यहाँ पे यूज़ करने रहते हैं, तो भी हम वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी हम इसकी गाइडलाइन डिस्कस कर लेते हैं। तो भी डिमेंशिया के लिए हमारे पास यहाँ पे F01, F02 और F03, ठीक है, ये कैटेगरी के कोड हैं, ठीक है। अब ये जो कोड है हमारे बेस्ड ऑन हमारी इटियोलॉजी एंड सीवियरिटी, ठीक है, मतलब किस कंडीशन से हमारे यहाँ पे डिमेंशिया हुआ है और इसकी सीवियरिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या कोड्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हमारी सीवियरिटी माइल्ड रह सकती है, मॉडरेट रह सकती है या फिर सीवियर रह सकती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसकी गाइडलाइन क्या बोलती है कि इसकी जो सीवियरिटी है जो कि हमारे यहाँ पे माइल्ड, मॉडरेट या फिर सीवियर रह सकती है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे क्या क्लिनिकल जजमेंट मतलब प्रोवाइडर के जजमेंट मतलब प्रोवाइडर के डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे यूज़ करना है। हमें यहाँ पे अपना कोई अपनी एंड से साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दिमाग नहीं लगाना है। जब तक यहाँ पे हमारी इसकी स्टेज डॉक्यूमेंट नहीं रहेगी तब तक हम यहाँ पे क्या इसकी जो माइल्ड स्टेज या मॉडरेट स्टेज या फिर सीवियर स्टेज ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई सी भी स्टेज डॉक्यूमेंट नहीं है डिमेंशिया की तो हम यहाँ पे ये जो हमारी अनस्पेसिफाइड स्टेज वाला जो कोड है, ठीक है, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ जैसे कि उन्होंने बताया कि इफ द डॉक्यूमेंटेशन डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सीवियरिटी ऑफ डिमेंशिया असाइन द अप्रोप्रिएट कोड फॉर अनस्पेसिफाइड सीवियरिटी। नेक्स्ट है कि अगर यहाँ पे पेशेंट क्या अगर इन पेशेंट में एडमिट है, ठीक है, तो इन पेशेंट सेटिंग जो हमारी रहती है जिसमें कि पेशेंट सप्ताहों और यहाँ पे क्या महीनों तक पेशेंट एडमिट रहता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या अगर पेशेंट को डिमेंशिया है, ठीक है, तो यहाँ पे डिमेंशिया की जो स्टेज है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या आगे चल के बढ़ भी सकती है। जैसे कि पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुआ है माइल्ड स्टेज में, देन हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान यहाँ पे उसकी जो स्टेज है वो यहाँ पे क्या सीवियर हो गई, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या जो सीवियर स्टेज है उसी को हमें यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। जैसे कि अगर माइल्ड से अगर मॉडरेट हो जाती तो हम यहाँ पे ओनली मॉडरेट को कोड करेंगे, मॉडरेट से अगर सीवियर हो जाती तो हम यहाँ पे ओनली सीवियर को हम यहाँ पे कोड करेंगे। अभी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। पेशेंट इज 60 ईयर ओल्ड एंड हैज़ सेनाइल डिमेंशिया, ठीक है, तो सेनाइल डिमेंशिया के लिए हमारे पास यहाँ पे कोड है F0390। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस विथ एल्कोहल अब्यूज, ठीक है। तो अभी इसके रिगार्डिंग में हमने गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि अगर पेशेंट को कोई मेडिकल कंडीशन रहती है अगर सब्सटेंस के यूज़ अब्यूज़ और डिपेंडेंस की वजह से, तो वो जो हमारी मेडिकल कंडीशन रहेगी उसको हम सबसे पहले यहाँ पे कोड करते हैं, देन इसके बाद में जो भी हमारा अब्यूज़ या डिपेंडेंस है उसको हम यहाँ पे कोड यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या एल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस है, ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे K29.20, ठीक है। देन इसके बाद में एल्कोहल अब्यूज़ यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है तो हम यहाँ पे 10.10 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, अनकॉम्प्लिकेटेड वाला। नेक्स्ट है हमारे पास सीजर ड्यू टू एल्कोहल विथड्रॉल। पेशेंट इज एन एल्कोहलिक हु यूजुअली ड्रिंक्स एवरी डे बट हैजंट हैड अ ड्रिंक इन 2 days, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट को सीजर हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, किसकी वजह से, एल्कोहल विथड्रॉल की वजह से, ठीक है। आगे उन्होंने बताया भी है कि पेशेंट जो है हमारा एल्कोहलिक पेशेंट है, ठीक है, वो हु यूजुअली ड्रिंक्स पर डे, यहाँ पे पेशेंट क्या पर डे यहाँ पे ड्रिंक करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने 2 दिन से ड्रिंक नहीं किया, ठीक है। तो अभी इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है, सबसे पहले हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे F10.239, ठीक है। ये हमारा किसके लिए, हमारा एल्कोहल डिपेंडेंस, ठीक है, इन विथड्रॉल और हमारा क्या अनस्पेसिफाइड, ठीक है, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे F10.239। देन इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे कौन सी कंडीशन हमें यहाँ देखने को मिल रही है, सीजर, ठीक है। तो सीजर के लिए हम यहाँ पे क्या R56.9 ये वाला कोड यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड फॉर विड्रॉल ड्यू टू डिपेंडेंस ऑफ वेलियम, ठीक है। तो वेलियम के डिपेंडेंस की वजह से यहाँ पे क्या पेशेंट को यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कोड है F13.239, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या एक कॉम्बिनेशन कोड देखने को मिल जाएगा वेलियम विड्रॉल विद डिपेंडेंस के लिए, ठीक है, F13.239। नेक्स्ट अभी हम कुछ और गाइडलाइन डिस्कस कर लेते हैं MDD, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कोड करने के लिए आपको यहाँ पे चेक करना है कि एपिसोड कौन सा सिंगल है वर्सेस रिकरेंट, ठीक है। सिंगल एपिसोड यहाँ पे देखने को मिल रहा है या फिर रिकरेंट में भी पेशेंट को कोई एपिसोड है, ठीक है। सीवियरिटी क्या है हमारी MDD की, माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है, ठीक है। विथ और विदाउट साइकोटिक फीचर्स हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। रिमिशन स्टेटस क्या है, पार्शियल रिमिशन है या फिर फुल रिमिशन है, ठीक है। इफ इंसोमनिया इज ड्यू टू मेंटल हेल्थ इलनेस और बिहेवियरल कंडीशन, ठीक है। अगर पेशेंट को यहाँ पे क्या इंसोमनिया होता है किसी और मेंटल या फिर बिहेवियरल कंडीशन की वजह से, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या सबसे पहले F51.05 वाला कोड यूज़ करेंगे। देन इसके बाद में जो भी पार्टिकुलर कंडीशन है उसको, ठीक है, मेंटल कंडीशन है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे इसके बाद कोड करेंगे, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या हियरिंग लॉस हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेशेंट को क्या डिले इन पेशेंट्स डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिल रही है एंड लैंग्वेज। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या F80.4 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन इसके बाद में जो भी हमारा टाइप ऑफ हियरिंग लॉस है, ठीक है, H कैटेगरी से वो वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इफ डेलीरियम इज ड्यू टू आइडेंटिफाइड फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। तो अगर पेशेंट को यहाँ पे डेलीरियम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, किसकी वजह से, फिजियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, ठीक है। तो ये जो हमारी अंडरलाइन कंडीशन है इसको हम यहाँ पे क्या सबसे पहले कोड करेंगे, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमने एग्जांपल भी देखा था कि पेशेंट को अगर डिमेंशिया विद डेलीरियम हो रहा था, ठीक है, तो ये जो हमारा डिमेंशिया था वो हमारी क्या फिजियोलॉजिकल कंडीशन थी जिसकी वजह से पेशेंट को डेलीरियम हो रहा था। तो सबसे पहले हमने ये जो हमारे अंडरलाइन कंडीशन मतलब जो हमारी डिमेंशिया है इसको हमने यहाँ पे कोड किया था। देन इसके बाद में हमने F05 वाला जो कोड किया था डेलीरियम ड्यू टू नॉन फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे इसको कोड करना है। नेक्स्ट गाइडलाइन है कि हमारा एल्कोहल और हमारा ड्रग डिपेंडेंस है, ठीक है, इसके लिए हमें यहाँ पे क्या हिस्ट्री वाले कोड देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर एल्कोहल या फिर ड्रग के डिपेंडेंस के लिए अगर हमें यहाँ पे हिस्ट्री वाले कोड यूज़ करना है तो हमें यहाँ पे क्या जो हमारा ड्रग और एल्कोहल डिपेंडेंस के जो इन रिमिशन वाले कोड है इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या हिस्ट्री वाले कोड्स क्लासिफिकेशन में नहीं है। नेक्स्ट क्या है एल्कोहल यूज़ अब्यूज़ एंड डिपेंडेंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एल्कोहल अब्यूज़ के लिए यहाँ पे कौन सी कैटेगरी है, डिपेंडेंस के लिए कौन सी कैटेगरी है और अनएक्सपर्ट के लिए कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। आगे उन्होंने बता के रखा कि ये जो हमारे एल्कोहल यूज़ अब्यूज़ और डिपेंडेंस वाले जो कोड हैं, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या उनके जो 4th 5th 6th डिजिट जो हमारे रहते हैं वो बताएंगे कि अनकॉम्प्लिकेटेड है या फिर विद इंटॉक्सिकेशन है, ठीक है, विड्रॉल की कंडीशन है, एल्कोहल इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, परसिस्टिंग एमनेसिक है, ठीक है, यहाँ पे एल्कोहल इंड्यूस्ड परसिस्टिंग डिमेंशिया है, अदर एल्कोहल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर है या फिर अनएक्सप्लोर्ड एल्कोहल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली चेक करना है कि हमें यहाँ पे क्या एक कॉम्बिनेशन कोड देखने को मिलेगा जिसमें कि हमारे यहाँ पे क्या डिसऑर्डर एसोसिएटेड भी रह सकता है। नेक्स्ट है एक निकोटीन यूज़ एंड डिपेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोड है निकोटीन में टोबैको अगर यूज़ करता है तो हम ये वाला कोड यूज़ करेंगे। पर्सनल हिस्ट्री अगर हमारे यहाँ पे रहेगी निकोटीन डिपेंडेंस की तो हम यहाँ पे Z87.891 वाला कोड यूज़ करेंगे। एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक, ठीक है। तो एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक का अगर यहाँ पे एक्सपोजर होगा तो हम यहाँ पे Z77.22 वाला कोड यूज़ करेंगे। वहीं अगर हमारा ऑक्यूपेशनल मतलब कभी कभी एक्सपोजर होता है हमारा एनवायरमेंटल टोबैको का तो हम यहाँ पे Z57.31 वाला कोड यूज़ करते हैं। वहीं अगर हमारा एक्सपोजर होता है हमारा टोबैको स्मोक का हमारा न्यूबॉर्न को तो हम यहाँ पे P96.81 वाला कोड यूज़ करते हैं। अभी ये जो हमारे निकोटीन डिपेंडेंस वाले जो कोड हैं, ठीक है, इनको आगे भी अगर आप यहाँ पे इनके 4th डिजिट 5th डिजिट और 6th डिजिट चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमें यहाँ पे जो हमारा निकोटीन डिपेंडेंस है वो हमारा सिगरेट का है या फिर च्यूइंग टबैको हमारा यहाँ पे यूज़ कर रहा है या फिर सिगार यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या अलग अलग कोड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देन अगर इसके रिगार्डिंग और कोई एसोसिएटेड कंडीशन है जैसे कि हमारा विड्रॉल या फिर निकोटीन इंड्यूस डिसऑर्डर है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पूरा हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक करना है कि हमें यहाँ पे क्या एक कॉम्बिनेशन कोड भी इन सब कंडीशन के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट है ड्रग यूज़ अब्यूज़ एंड डिपेंडेंस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ड्रग की बात की जाए, ठीक है, जैसे कि ओपियोइड होगा हमारा कैनाबीज हो गया, ठीक है, तो अगर इन ड्रग्स का यूज़ अब्यूज़ और डिपेंडेंस होता है, ठीक है, तो इसमें भी हमारे जो कोड्स हैं, ठीक है, वो हमारे आगे चल के बताते हैं कि हमारा विद इंटॉक्सिकेशन तो नहीं है जिसमें कि हमारा अनकॉम्प्लिकेटेड डेलीरियम परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस, ठीक है, ये सब देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। विथ इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर ये वाला क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जिसमें कि हमारे डेल्यूजन्स आते हैं, हेलुसिनेशन आते हैं
ये हमारे क्या साइकोटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। या फिर विद अदर इंड्यूस्ड डिसऑर्डर, जैसे कि हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो गया, स्लीप डिसऑर्डर हो गया, या फिर अदर डिसऑर्डर, ठीक है। ये सब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि अगर ड्रग का यूज़ अब्यूज और डिपेंडेंस होता है, ठीक है, और साथ में अगर कुछ डिसऑर्डर है तो हमें यहाँ पे क्या है कॉम्बिनेशन कोड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी कुछ सिनेरियोज देख लेते हैं। तो पेशेंट प्रेजेंट टू द ऑफिस विद पर्सनल हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल डिपेंडेंस। तो यहाँ पे क्या पेशेंट को पर्सनल हिस्ट्री है एल्कोहल डिपेंडेंस की, ठीक है। तो अभी इसके रिगार्डिंग हमने अभी गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि हमारे पास यहाँ पे पर्सनल हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल डिपेंडेंस एंड ड्रग डिपेंडेंस, ठीक है। इनके लिए हम यहाँ पे क्या हिस्ट्री कोड नहीं मिलेंगे, तो हम यहाँ पे ये जो हमारे डिपेंडेंस वाले जो कोड है, ठीक है, इसके साथ में हम यहाँ पे क्या इन रेमिशन वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या एल्कोहल डिपेंडेंस इन रेमिशन वाला कोड यूज़ करेंगे F10.21। नेक्स्ट है पेशेंट प्रेजेंट विद एन एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू कोकेन अब्यूज, ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ पे क्या एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया है, किसकी वजह से, कोकेन अब्यूज़ की वजह से, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे यहाँ पे क्या ड्रग डिपेंडेंस अगर हमारे यहाँ पे है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या फर्दर इसका क्लासिफिकेशन है जो कि हमें यहाँ पे क्या पर्टिकुलर डिसऑर्डर है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे क्या एक कॉम्बिनेशन कोड ही मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो कोकेन अब्यूज विद कोकेन इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, तो हमें यहाँ पे कोड मिल जाएगा F14.180, ठीक है। तो आपको यहाँ यही चेक करना है कि अगर जो हमारा ड्रग या फिर हमारा जो सब्सटेंस है इसका यूज़ अब्यूज और डिपेंडेंस वाले जो कोड है इसके साथ में अगर कोई डिसऑर्डर है, कोई कंडीशन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ट्राई करना है कि उसके लिए हम यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन कोड तो अवेलेबल नहीं है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।